हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दीक्षिता और इस बार आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूं। वो है 5 इम्पोर्टेंट साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट रिलेटेड न्यूज ऑफ द वीक। यानी लास्ट 1 वीक जो कि स्टार्ट हुआ 6 मई से लेकर 12 मई तक, जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज रही फ्रॉम यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट, तो मैंने सोचा कि वो सारे टॉपिक्स को मैं यहाँ पर इंक्लूड कर लेती हूँ और आपको उन सारे टॉपिक्स के बारे में बताती हूँ। बिकॉज साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कहीं भी थर्ली इसके बारे में वीडियोस मुझे नहीं मिले, तो मैंने सोचा कि ठीक है, इन दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगी जहां पर सारे इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो डिस्कस करूंगी मैं। ओके फाइन। ओके, द फर्स्ट टॉपिक इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्किंग, यानी वीपीएन। ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। इमर्जिंग इन द सेंस कि बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। न्यूज कंटेक्स्ट क्या है, आपको पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स के कॉन्वॉय के ऊपर कश्मीर के पुंछ डिस्ट्रिक्ट में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसमें एक पर्सन की जान चली गई जो इंडियन एयरफोर्स से बिलोंग करते थे, और उसमें 4 लोग इंजर्ड हो गए सिवियरली। तो जो सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया बाय पुलिस एंड इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, उन्होंने एक पर्सन को अरेस्ट किया था जिसके पास एक मोबाइल मिला, और उस मोबाइल में वो पर्सन वीपीएन यूज कर रहा था। तो इस न्यूज कंटेक्स्ट से हमें वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्किंग के बारे में पता चला। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्किंग और वीपीएन इन शॉर्ट क्या है? बेसिकली ये एक इंटरनेट ट्रैफिक के ऊपर एक टनल, सिक्योर टनल क्रिएट करता है, जिसमें आपके डेटा को इनक्रिप्ट किया जाता है, जिससे इस जो मैसेज आप भेज रहे हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में, वो अनरीडेबल है यानी प्राइवेट हो जाता है। तो बेसिकली एक ये सर्विस नेटवर्क है, इंटरनेट नेटवर्क जैसा ही ये वीपीएन नेटवर्क काम करता है, या वीपीएन नेटवर्क नहीं, वीपीएन काम करता है, जो कि एक सिक्योर टनल, एक गुफा क्रिएट करता है जहां पर आपकी डेटा अनरीडेबल है। तो इससे पता चला कि जो डेटा है वो बिल्कुल सेफ है। वीपीएन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय वैरायटी ऑफ कंपनीज। ये सर्विस बहुत सारी कंपनीज प्रोवाइड करती है, जो कि ऑनलाइन सिक्योरिटी और प्राइवेसी के मामले में काफी अच्छी कंपनीज है। ये कंपनी जो है ऐसे सर्वर्स को बिल्ड करती हैं, मेंटेन करती हैं, जिसके ऊपर वो वीपीएन नेटवर्क को प्रोवाइड करती हैं। साथ ही साथ इस वीपीएन नेटवर्क को यूज करने के लिए वो सॉफ्टवेयर भी देते हैं यूजर्स के लिए, ताकि यूजर्स अपने डिवाइस जैसे मोबाइल फोन पर उनको उन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इस वीपीएन नेटवर्क को कंट्रोल कर सके। कुछ वेल नोन सर्विसेज जो है, कंपनीज है जो वीपीएन सिक्योरिटी या फिर वीपीएन नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, वो है नॉर्ड वीपीएन, एक्सप्रेस वीपीएन एंड सर्व शार्क। ओके, तो नॉर्ड वीपीएन एक बहुत ही पॉपुलर और बोल सकते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, इंटरनेट सर्विस है इन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्किंग सर्विस। ठीक है, ये पता चल गया। बेनिफिट क्या है इसकी? जैसे मैंने बताया कि सिक्योरिटी है। जैसे आप पब्लिक स्पेस में और वहां के वाईफाई को यूज कर रहे हैं, तो ये जो वीपीएन है आपके उस पब्लिक वाईफाई को यूज करते वक्त भी आपके डेटा को एक्सट्रीमली सिक्योर बनाता है, ताकि उस डेटा को कोई भी हैक ना कर सके या फिर देख ना सके। प्राइवेसी भी बहुत ज्यादा है। आपके लोकेशन, यानी अगर आप दिल्ली में हैं या मुंबई में हैं तो वो पता नहीं चलता, जिससे आपकी ब्राउजिंग एक्टिविटी बहुत सेफ रहती है कि आप क्या देख रहे हैं, किस लोकेशन से देख रहे हैं। तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात करें, तो ये पर्सन कहाँ से ऑपरेट कर रहा है उसको छुपाने के लिए इसने वीपीएन का यूज किया होगा। अब फ्रीडम भी है इसमें। जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर कनाडा की कोई इंफॉर्मेशन है, वेबसाइट है, हम इंडिया में रह के कनाडा के उस वेबसाइट से कुछ जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं देख सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारे जियोग्राफिक लोकेशन से वो चीज रेस्ट्रिक्ट हो गई, राइट? लेकिन वीपीएन अगर आप यूज करते हैं तो आप अपनी लोकेशन को वर्चुअली शिफ्ट कर सकते हैं, जिसके बाद आप ऐसे डेटा और ऐसे इंफॉर्मेशन को भी देख सकते हैं। तो ये 3 बेनिफिट जो है वीपीएन देता है, जिसकी वजह से लोग इसको अब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसी ग्रुप्स भी यूज कर रहे हैं। इसके फायदे का जो है वो मिसयूज हो रहा है। अब कुछ कॉन्स भी है, क्योंकि ये फुल प्रूफ जो सिक्योरिटी है वो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी में देर इज नथिंग कॉल्ड फुल प्रूफ। फुल प्रूफ क्यों नहीं होता? क्योंकि
ऐसी टेक्नोलॉजी आज है, लेकिन नेक्स्ट टाइम या फिर 1 से 2 साल में उस टेक्नोलॉजी को ब्रेक करने के लिए कोई दूसरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो वो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाएगी जो अभी हम यूज कर रहे हैं। तो देर इज नो फुल प्रूफ वे टू सिक्योर योर डेटा। इट कैन स्लो डाउन इंटरनेट कनेक्शन एज वेल, क्योंकि वीपीएन आपको इतनी ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, इतनी ज्यादा आपको फ्रीडम प्रोवाइड कर रहा है, और आपके लोकेशन को हाइड कर रहा है, तो उसकी वजह से इंटरनेट कनेक्शंस पे काफी ज्यादा जो है वो लोड आ जाता है, और आपकी जो इंटरनेट कनेक्शन है वो स्लो डाउन हो जाती है। तो एक चीज इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वीपीएन के लिए, दैट यू मस्ट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप यहाँ पर एक्चुअली साइंस एंड टेक का नहीं है, ये एनवायरमेंट की न्यूज है। तो जो न्यूज है वो है कातातुम्बो लाइटनिंग के बारे में। जी हाँ, एक स्पेशल तरह की बिजली जो बारिश के वक्त पे चमकती है, ये कातातुम्बो लाइटनिंग के नाम से जानी जाती है। जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो इस नेचुरल फेनोमेना के बारे में मुझे पता चला, तो मैंने बोला जरूर जरूर से इसे स्टूडेंट्स को बताना चाहिए। तो बेसिकली कातातुम्बो लाइटनिंग जो है एक नेचुरल फेनोमेना है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही मैग्निफिसेंट एक फेनोमेना है, नेचुरली जो नेचर में होता है। ओके, इट अकर्स ओवर कातातुम्बो रिवर इन विच कंट्री? इन वेनेजुएला। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज कि किसी और कंट्री में ना होकर के ये वेनेजुएला में होती है। अब वेनेजुएला ये कंट्री है, उसमें ये जो लेक माराकाइबो है, यहाँ पर एंडीज माउंटेन्स हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ऐसा जिसकी वजह से ये लाइटनिंग जो है वहां पर होती है। इंपॉर्टेंट है कि द स्ट्राइक्स अकर अप टू 160 नाइट्स इन अ ईयर, मतलब एक साल में करीब करीब ऐसी लाइटनिंग 160 बार होती है। दिस एरिया हैज अर्न द टाइटल ऑफ लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ऐसी भी कोई जगह है जहां पर लाइटनिंग कैपिटल के नाम से जाना जाता है जिसको, और वो है वेनेजुएला का लेक माराकाइबो एरिया, जो कातातुम्बो रिवर से मिलता है। और वहां पर जो लेक माराकाइबो है वो लार्जेस्ट लेक है वेनेजुएला में, वो ऐसी लाइटनिंग होती है। रीजन क्या है देखते हैं फटाफट से। जो ये कैरेबियन सी है, यहाँ पर नॉर्थ में कैरेबियन सी है और यहाँ पर एंडीज माउंटेन है। तो कैरेबियन सी में समर्स के टाइम पे जो वार्म और मॉइस्ट एयर है वो इस तरफ फ्लो करती है और एंडीज माउंटेन्स की तरफ जाती है, जहां पर ये कूलर एयर से कोलाइड होती है। ठीक है, अब माउंटेन्स के ऊपर पता है कि हाई एलिवेटेड एरिया है, तो वहां पर एयर का टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा। कैरेबियन सी से वार्म और मॉइस्ट एयर आते हैं, दोनों में टकराव होती है, और एंडीज माउंटेन के ऊपर, सपोज दिस इज एंडीज माउंटेन, तो यहाँ से जो वार्म और मॉइस्ट एयर है वो राइज करना शुरू करती है, और यहाँ पर पीक में जाकर के क्यूलोनिम्बस क्लाउड्स, कौन सी क्लाउड्स? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स फॉर्म होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर आपकी टेम्परेचर जो है कूल टेम्परेचर है, यहाँ पर वार्म टेम्परेचर है, दोनों टेम्परेचर जो है वो फ्रंट्स बनते हैं वहां पर, और क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये वार्म विंड जो है ऊपर जाके ठंडे हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, और यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन होता है। इसके बाद क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड वार्म विंड्स, और जो ये टेम्परेचर डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर कूल विंड्स हैं, तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइटनिंग होती है और एक नेचुरल फेनोमेना क्रिएट होता है, जिसको नाम दिया गया लेक माराकाइबो, और रिवर कातातिम्बो से ओरिजिनेट करते हुए नाम मिला इसको कातातुम्बो लाइटनिंग। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर आपको कभी भी एग्जाम में या फिर आपके जनरल नॉलेज के लिए ये पूछा जाए कि कातातुम्बो लाइटनिंग अकर्स और टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज और इन विच कंट्रीज, तो यू कैन से द कंट्री नेम इज वेनेजुएला, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, ये साइंस एंड टेक का टॉपिक हो गया। इससे पहले हमने कौन सा टॉपिक देखा? एनवायरमेंट का टॉपिक देखा। और रेयर लाइफ थ्रेटनिंग पोस्ट वैक्सीनेशन कोविशील्ड, आप सभी को पता है कोविड के टाइम पे हमें 2 तरह की वैक्सीन लगी थी, कोविशील्ड वॉज वन ऑफ देम। और कोविशील्ड से रिलेटेड एक न्यूज अभी मीडिया में बनी हुई है, सर्कुलेट हुई है, कि जिन्हें भी कोविशील्ड लगा है उन्हें पोस्ट वैक्सीनेशन एक बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होने के चांसेस है, यानी एज इट साइड इफेक्ट, और उस डिजीज का नाम है या उस साइड इफेक्ट का नाम है टीटीएस और थ्रोम्बोसिस। नाउ दिस थ्रोम्बोसिस, टीटीएस का फुल फॉर्म कुछ और है, बट इन शॉर्ट
इट इज नोन एज थ्रोम्बोसिस। नाउ ये थ्रोम्बोसिस जो है इसने सारे लोगों में एक डर पैदा कर दिया है लोगों में कि क्या हमें कोविशील्ड लगा तो हमें भी ये हो सकता है। जी नहीं, डॉक्टर्स ने ये कहा है कि मिलियंस में कुछ फ्यू पीपल हैं जिनको थ्रोम्बोसिस या टीटीएस हो सकता है आफ्टर टेकिंग कोविशील्ड वैक्सीन। चांसेस जो है वो बहुत जल्दी इसके दिख जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर आपको कोविशील्ड वैक्सीन लगी है तो उसके एक वीक बाद या फिर एक महीने के अंदर ये जो टीटीएस होने के चांस ज्यादा है। और अगर डेफिनेटली कोविशील्ड लगा था उसे लगे हुए काफी दिन हो गया है तो अब इसके चांसेस बिल्कुल नहीं है बोल सकते हैं। तो डॉक्टर्स ने क्लैरिफाई किया है कि यहाँ पर कोविशील्ड के लगने के बाद ये थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस अब काफी कम है। तो इसी के ऊपर बहुत सारे वेरियस न्यूज आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो इस न्यूज के कंटेक्स्ट में मैंने सोचा कि वायरस क्या होता है, इम्यूनिटी लोगों में कैसे वैक्सीन क्रिएट करती है, और ये जो हर्ड इम्यूनिटी है वो क्या है। ठीक है। Virus is a submicroscopic infectious agent that replicates only inside the living cell of an organism. तो आपको पता होगा कि जब वायरस लग जाता है तो आपको बुखार है, वायरल फीवर है, बहुत कॉमन नेम है, मतलब वो फीवर एक वायरस की वजह से हुआ है। वायरस एक सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट है, लिविंग फॉर्म है, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, उनके लिविंग सेल्स के अंदर घुसकर वहां पर वो रेप्लिकेट होता है। कोई भी एक होस्ट सेल मतलब अगर कहीं पर से सपोज आपके नोज के थ्रू कोई वायरल इन्फेक्शन वायरस एंटर करता है तो जहां पर वो जाके अटकता है होस्ट सेल, उस होस्ट सेल क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वहां पर वो रैपिडली प्रोड्यूस करता है थाउजेंड ऑफ कॉपीज उस ओरिजिनल वायरस के, जिसकी वजह से तुरंत ही जो है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी में वो बहुत सारे वायरस इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसके बाद आपको वायरल हो जाता है। वायरस स्प्रेड कैसे होता है? बहुत तरीके से होता है, लेकिन एक ट्रांसमिशन पाथवे है थ्रू वेक्टर्स। वेक्टर्स यानी ऐसे एजेंट जो ऐसे वायरस अपने ऊपर कैरी करते हैं, फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करके उनको इन्फेक्ट करते हैं। और अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन भी है, जैसे सेक्सुअल कांटेक्ट इन एचआईवी वायरस, वो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू एक पर्सन से दूसरे फॉर्म में पर्सन में फैलता है। वायरसेस इन्फेक्ट ऑल लाइफ फॉर्म्स, इवन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर भी वायरस जा सकते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बट या दिस इज ट्रू एंड फाउंड ऑलमोस्ट इन एवरी इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ, चाहे वो अंटार्कटिका रीजन हो जहां पर फ्रीजिंग ठंडी हो, चाहे बहुत गर्मी हो, लावा में भी पाया गया है, थर्मल एरिया जहां पर गर्म पानी के जो सोर्स होते हैं वहां पर भी वायरसेस को पाया गया है। तो वायरस आर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और वायरस जनरली ऐसे होता है, ये एक वायरस एजेंट है और इसके बहुत नुकीले नुकीले से, ये आप देख सकते हैं, ऐसे कुछ उनका स्ट्रक्चर होता है, जिसके वजह से ये जो स्ट्रक्चर है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में जाता है, वहां पर जाकर दे सिट डाउन और दे स्टक। ओके। और इस तरह से ट्रांसमिशन एक वायरस से दूसरे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में होता है। वैक्सीन कैसे वर्क करता है? सबसे पहले वैक्सीन के अंदर कोई इनएक्टिव या बहुत ही वीक पार्ट रहता है किसी भी वायरस का। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस का कोई छोटा सा वीक पार्ट जो है वैक्सीन के अंदर डाला गया होगा, और उस वैक्सीन को किसी भी पर्सन को जब दिया जाता है तो यानी उसकी बॉडी को हम रेडी कर रहे हैं उस वायरस से लड़ने के लिए। कैसे रेडी कर रहे हैं? कि जब एक्चुअली कोरोना वायरस आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो आपकी बॉडी जो है वो पहले से प्रिपेयर है, क्योंकि उसके वैक्सीन के अंदर क्या डाला गया था? वायरस का एक छोटा सा रूप डाला गया था, जिससे आपकी बॉडी उसको जल्दी से रिकॉग्नाइज कर लेती है जब ओरिजिनल कोरोना वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है। फिर इम्यून सिस्टम जो है उसको फाइट करने की आदत तो थी ही वैक्सीन के थ्रू, तो वो तुरंत उसे आइडेंटिफाई करता है ओरिजिनल वायरस को और वहां से फाइट करना शुरू करता है। ठीक है। तो ये हो गया हाउ वैक्सीन वर्क्स। नाउ व्हाट इज हर्ड इम्यूनिटी? आपने कोरोना के टाइम पे भी सुना होगा कि जो वैक्सीन हैं वो हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करेंगी। तो जब किसी को वैक्सीनेट किया जाता है तो ये पता चलता है कि जो टारगेटेड डिजीज है उससे उस पर्सन को प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। लेकिन हर किसी को वैक्सीन नहीं दिया जा सकता, सच एज कैंसर और एचआईवी पेशेंट्स, या फिर वैसे लोग जिनको सीवियर एलर्जी है कुछ वैक्सीन के इंग्रेडिएंट से या फिर उनके कॉम्पोनेंट से।
तो ऐसे लोगों को भी प्रोटेक्शन मिलती है कब? जब उनके आसपास जो सराउंडिंग लोग हैं उनको अच्छी तरह से वैक्सीनेट किया गया है, जिसकी वजह से जो ट्रांसमिशन है वायरस का वो यहाँ पर स्टॉप हो जाता है या फिर रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि अगर मुझे वैक्सीन मिली है तो मेरे सामने वाले जो पर्सन, सपोज कोई HIV पेशेंट है, उनको वैक्सीन नहीं मिली है, तो अगर मेरे अंदर इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा, अगर मेरे अंदर वायरस नहीं होगा, तो डेफिनेटली जो उस पर्सन को वायरस लगने की चांसेस भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसे कहा जाता है हर्ड इम्यूनिटी। Okay, when a lot of people in a community are vaccinated, the pathogen has a hard time circulating. तो सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, उसे टफ हो जाता है, जिसकी वजह से एक पूरी कम्युनिटी को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज नोन एज हर्ड immunity, not community, it is herd immunity. Okay, the next news is very interesting news. It is related with environment news. Science and tech हो गया हमारा, then again I am जंपिंग टू एनवायरमेंट न्यूज। एनवायरमेंट न्यूज में क्या है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेनोमेना या फैक्ट यहाँ पर पता चलिए, नॉट फेनोमेना, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ। एक ओरांग जिसका नाम राकूस है, और ये इंडोनेशिया के कहीं किसी नेशनल पार्क में रह रहा है। तो इस ओरांग ने क्या किया कि उसके चीक्स पे एक वुंड हो गया था, एक चोट लग गई थी। तो इस ओरांग ने एक मेडिसिनल प्लांट से डायरेक्टली कुछ पत्ते तोड़े, उसको च्यू किया, दांतों से चबाया और अपने चीक्स पर अप्लाई किया। तो ये एक पहला फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड केस बना किसी वाइल्ड एनिमल के इस तरह से मेडिसिनल प्लांट को यूज करना और अपने चोट को ठीक करने का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बन गया, हर एक न्यूज़पेपर में इसको कवर किया गया था। तो इसी न्यूज के कंटेक्स्ट में हम जानते हैं कि ओरांग उटान्स क्या होता है। ओरांग उटान्स ग्रेट एप्स होते हैं, यानी जो बंदरों की कैटेगरी होती है, नेटिव टू रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडोनेशिया एंड मलेशिया। ये हमारे इंडिया में नेटिव नहीं है, चाइना के नेटिव नहीं है, ये इंडोनेशिया और मलेशिया के नेटिव है। और वहां पर भी ये बोर्नियो और सुमात्रा जैसे ही रीजन में स्टक हो गए या स्पेसिफाई हो गए, स्पेसिफाई नहीं बोलेंगे उसको, कि सिग्निफिकेंटली वहीं पाए जाते हैं, अदर एरियाज ऑफ इंडोनेशिया या फिर मलेशिया में नहीं मिलते हैं। ओरांगुटान स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम्स इन ट्रीज। तो जितने भी एनिमल्स हैं जो अपना टाइम ट्री पे स्पेंड करते हैं, ओरांगुटान सबसे ज्यादा अपना टाइम उन सारे एनिमल्स में ट्रीज पर स्पेंड करते हैं। दे शेयर 96.4% ऑफ ह्यूमन जीन्स, यानी हमारे जीन्स और उनके जीन्स ऑलमोस्ट सेम है। इसके वजह से दे आर हाईली इंटेलिजेंट क्रिएचर्स, और उनपे साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं। उनके डाइट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दे ईट फ्रूट, लेकिन उसके साथ साथ वो वेजिटेशन, जो पेड़ों के छाल होते हैं, बार्क, हनी, इंसेक्ट और बर्ड एग्स भी डाइट में इंक्लूड करते हैं। ओरांगुटान्स आर अमंग द मोस्ट इंटेलिजेंट प्राइमेट्स, ऑफ कोर्स, क्योंकि उनका 96.4% जीन्स हमारे से मैच करता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज है और आपको याद रखनी है वो है IUCN रेड लिस्ट, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रेड लिस्ट नाम की एक पर्टिकुलर चीज जो है वो मेंटेन करती है। इस रेड लिस्ट में वैसे सारे एनिमल स्पीसीज जो नेचर में थ्रेट फेस कर रहे हैं ऑफ एक्सटिंक्शन, ऑफ कंजर्वेशन, उन सारे एनिमल स्पीसीज का नाम लिस्ट करती है। क्यों लिस्ट करती है? ताकि किस एनिमल को कितनी प्रोटेक्शन की जरूरत है वो पता चल सके प्रायोरिटी बेसिस में। तो ओरांगुटान जो है उसके 3 स्पीसीज अभी करेंटली प्रेजेंट है, बोर्नियन ओरांगुटान, सुमात्रन और तापानूली। तो ये जो 2 है वो सिग्निफिकेंटली पाए जाते हैं। ये थर्ड जो स्पीसीज है उसको 2017 में पाया गया था। तो ये तीनों ओरांगुटान स्पीसीज आर कंसिडर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यानी CE कैटेगरी में रखा गया है। इससे ये पता चलता है कि इनकी पॉपुलेशन ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रही है विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और यहाँ पर उन्हें हाईली कंजर्वेशन जो प्रैक्टिसेस है उनकी जरूरत है बाय द गवर्नमेंट एंड अदर कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो फ्रेंड्स, मैंने लिखा था कि 5 इंपॉर्टेंट न्यूज है, लेकिन मैंने यहाँ पर देखा कि मैंने सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर किया। वो इसलिए क्योंकि एक जो न्यूज थी वो रिलेटेड थी उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर्स के ऊपर। तो एट द लास्ट मोमेंट मैंने सोचा कि फॉरेस्ट फायर्स जो है
उत्तराखंड की न्यूज इंपॉर्टेंट है, बट उसमें सिग्निफिकेंटली ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिली कुछ फैक्ट से रिलेटेड, और गवर्नमेंट उसके लिए एनडीआरएफ का यूज कर रही है और बाकी चीजें। और 90% जो फॉरेस्ट फायर है उत्तराखंड में वो मैनमेड है। बस इतनी इंफॉर्मेशन मुझे मिली, इसलिए मैंने लास्ट मोमेंट पे उस न्यूज को ड्रॉप कर दिया, लेकिन जो फर्स्ट में हेडिंग थी उसको चेंज करना आई फॉरगॉट। सो दैट्स that's it for today. I think all the news were very, very important from your exam point of view, and I hope you liked this video. Thank you so much. See you soon, and most probably see you on next Sunday. Bye bye.